जिस पुण्य के पीछे ये जीव अहरनिश दौड़ लगा रहा है, कभी शांति से विचार किया है कि ये पुण्य मुझे जिला रहा है या मुझे मार रहा है? थोड़े से प्रथमानियोग के उदाहरण आपके सामने रखूंगा और इस बात को सिद्ध करने की कोशिश करता हूं। उदाहरण 1, रावण को किसने मारा? कहते हैं इसमें क्या बड़ी बात, लक्ष्मण ने मारा। लक्ष्मण ने मारा, या जिस पुण्य से खड़ा हुआ वो चक्र था, उस चक्र ने मारा। आवाज नहीं आ रहा है? एक मिनट पर रावण की ही जान ले ली। एक दूसरा, रावण का भांजा शंभु कुमार, जिस स्वर्णहास खड़ग की प्राप्ति के लिए 12 साल तपस्या कर रहा था, अर्थात पुण्य की प्राप्ति के लिए कर रहा था कि नहीं? देखो क्या किया उस पुण्य ने। हाँ, तलवार प्रकट हुई है और उसी तलवार ने उसकी जान ले ली। तो इतिहास या पुराण हमको कुछ शिक्षा दे रहे हैं, गंभीरता से विचार करना। चक्रवर्ती, जो चक्रवर्ती अपने चक्रवर्तीत्व के साथ में ही मर जाए, वो सीधा 7वें नरक जाता है। राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, अरे ये डायरेक्टली नरक को पकड़ लेता है। निष्कर्ष, वो पुण्य हमारे भोग का नहीं है, पुण्य हमारी जान लेने वाला है। इसलिए बड़े पंडित जी ने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट किया था, भोगे नहीं जाते, भुगतने पड़ते हैं। भुगतने पड़ते मतलब मुझे भुगतना पड़ेगा। जिस भोग की तलाश में, जिस भोग की प्राप्ति के लिए मैं प्रयासरत हूं, ये भोग बने रहे, ये मुझे भुगतने पड़ेंगे। हम कहते हैं ये बच्चा अनुकूल है, भुगतना पड़ेगा। हम कहते पत्नी अनुकूल है, भुगतना पड़ेगा। हम कहते गाड़ी घर बंगला अनुकूल है, नौकर चाकर अनुकूल है, भुगतना पड़ेगा। अर्थात कहीं न कहीं ये मेरे पतन का कारण है, ये विचार करना चाहिए। थोड़ा बहुत धर्म जो इकट्ठा कर रहा है पुण्यार्जन के लिए, और वो पुण्यार्जन मेरी जान लेने वाला है। सच्चा सुखार्थी जीव इस पुण्य को हे मानता हुआ स्वभाव सन्मुखता के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है। छटपटाहट होती है कि मैं कब अपने स्वभाव की तरफ झुक जाऊं, और इसके लिए जरूरी है वस्तु स्वरूप को समझना। वस्तु स्वरूप इस प्रवचनसार ग्रंथ के ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। उसका पहला भाग सामान्य ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार, अब दूसरा भाग विशेष ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार, जो कि अब समापन की तरफ है। कल तक हमने इस बात को सिद्ध किया कि प्रदेश किसको कहते हैं, कालाणु किसको कहते हैं। आज काल भी एक द्रव्य है, इस बात की सिद्धि करने वाले हैं। हालांकि ऐसी सिद्धि पहले भी कराए हैं, तो आपको कदाचित रिपीटेशन जैसा भी लग सकता है, हाँ, या भूल गए होंगे तो हमको रिकॉल हो जाएगी बात। लेकिन न्याय की अपेक्षा कि ये पर्टिकुलर वस्तु द्रव्य है, इतना ही सिद्ध करना है, तो ये तर्क लगता ही लगता है। कौन सा? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत
सद्द्रव्य लक्षणम। ये तर्क के बिना हम कोई वस्तु द्रव्य है ये सिद्ध ही नहीं कर सकते। अर्थात उत्पाद भी हो रहा है, व्यय भी हो रहा है और द्रव्य भी है। ये तीनों बातें एक ही समय में एक ही वस्तु में इस वस्तु के अंश में पाई जा रही है। इस बात की सिद्धि होने वाली है। इसलिए भाषा कितनी भी कठिन हो डरना नहीं, मूल थीम मैंने आपको बता दी है। आइए पहले गाथा का पाठ करेंगे और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पेज नंबर है, अरे पेज नंबर 11, एक मिनट। हाँ 224 224 गाथा 142-43। विगत गाथा में ऊर्ध्व प्रत्यय और तिर्यक प्रत्यय का स्वरूप स्पष्ट करके अब इन गाथाओं में यह बताते हैं कि काल द्रव्य का ऊर्ध्व प्रत्यय निरन्वय है, निरन्वय नहीं है। काल द्रव्य भी ध्रुव है, अनादि अनंत अखंड पदार्थ है। वैसे ऊर्ध्व प्रत्यय और तिर्यक प्रत्यय किसको कहते हैं? कौन से द्रव्य में ऊर्ध्व प्रत्यय होता है? कौन बताएगा? कौन से द्रव्य में ऊर्ध्व प्रत्यय पाया जाता है? बोलिए कोई। कोई नहीं। ऊर्ध्व प्रत्यय आप कल नहीं थे? आप थे ना आप। देखो ऊर्ध्व प्रत्यय मतलब क्या करना फिर जिस। हाँ बोलिए। सर्वद्रव्य में अनिवार्य है। हाँ ऊर्ध्व प्रत्यय सभी द्रव्यों में पाया जाता है, बिल्कुल सही। और तिर्यक प्रत्यय एक काल द्रव्य को छोड़कर बाकी सभी द्रव्यों में पाया जाता है। प्रत्यय मतलब होता है समूह। ऊर्ध्व मतलब क्या? एक के बाद एक कड़ी, ऐसी वर्टिकल प्रवाह रूप, उसको कह रहे हैं ऊर्ध्व प्रत्यय। तो समय अपेक्षा प्रत्येक द्रव्य एक के बाद एक पर्याय दे रहा है कि नहीं दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है। तो कह रहे हैं ये हो गया ऊर्ध्व प्रत्यय। और तिर्यक प्रत्यय मतलब क्या? विस्तार। विस्तार मतलब तिर्यक मतलब फैलाव। ऊर्ध्व होता है ऐसा वर्टिकल और तिर्यक होता है आड़ा। तो तिर्यक प्रत्यय मतलब फैलाव। तो फैलाव किसमें है? अर्थात बहुप्रदेशत्व किसमें है? कह रहे बहुप्रदेशत्व जीव द्रव्य में है, पुद्गल में है, धर्म में है, अधर्म है और आकाश में है। काल में नहीं है। बस इतनी सी बात है और कोई बात नहीं। ठीक है, शब्द थोड़े से नवीन है लेकिन उसका भाव एकदम सरल है। इसी को ऊर्ध्व प्रत्यय को क्रमानेकांत कहा जाता है और तिर्यक प्रत्यय को अक्रमानेकांत कहा जाता है। ठीक है, जयसेन स्वामी ने इन शब्दों का प्रयोग किया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ देखो क्या करना, जिस दिन अपन अटेंड नहीं करते ना तो अपने लेक्चर्स लोड होते हैं, तो उसको सुनने का प्रयास करना। नहीं लेक्चर सुन पाओ तो एटलीस्ट जिनवानी खोलकर पढ़ने का प्रयास करना, नहीं तो अगले दिन का विषय पकड़ने में थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है। ठीक है, हालांकि विषय बहुत सरल है, सुगम है,
डिफिकल्ट नहीं है, इसलिए कोई बात नहीं। लेकिन यूजुअली एक विद्यार्थी की अपेक्षा इस प्रकार अपना स्वाध्याय चले तो अपने को लाभ बहुत होता है, क्योंकि हम जितना ये समय निकाल रहे हैं, कोई कम पुरुषार्थ की बात नहीं है। तो इतना पुरुषार्थ हम कर रहे हैं तो उस पुरुषार्थ का फल तो आना चाहिए ना। तो फल कैसे आएगा? अच्छे से स्वाध्याय करने पर ही फल आता है। खाली करने के लिए करेंगे तो कोई लाभ नहीं होता है। अब मैं अनेक लोगों को देखता हूं, पढ़ते तो है, दिन भर पढ़ते रहते और वो कुछ पूछा तो बता नहीं पाते हैं। इसका मतलब वो पढ़ना कार्यकारी नहीं हुआ। ये कोई न्यूज़पेपर पढ़ने की बात नहीं है। न्यूज़पेपर तो पढ़ लिया और भूल गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये प्रयोजनभूत चर्चा है, अपना हित इसमें छुपा है। इसलिए निरंतर पढ़ना और समझने के भाव से पढ़ना तो बहुत लाभ होता है। थोड़े में ज्यादा लाभ हो जाता है। और लाभ समझने की स्तर पर नहीं है। अरे अपनी विशुद्धि 100 टाइम्स बढ़ जाती है, 100 टाइम्स। मतलब आप इमेजिन नहीं करोगे, जहां पर अपना भाव जुड़ जाता है ना, अपनी विशुद्धि अपने आप मैग्नीफाई हो जाती है। और विशुद्धि मैग्नीफाई होनी मतलब क्या मालूम है क्या? विशुद्धि मैग्नीफाई होते ही अनेक असाता का साता में कन्वर्जन होता है, अनेक पाप प्रकृतियां का स्थिति और अनुभाग घटते जाता है, पुण्य प्रकृतियों का स्थिति अनुभाग बढ़ते जाता है और विशेष अनुकूलता सामने खड़ी होती है। और अगर नहीं भी हो तो भी तत्व निर्णय करने की सामर्थ्य अपने में आ जाती है। ये सारा लाभ, ये लाभ दिखाई नहीं देता है। देखो यही तो कह रहे, सम्यक्तों की रक्षा करना एक कला है। कैसे? जैसे हमको देवशास्त्र गुरु मिले तो इसमें हमारा सम्यक्तों की रक्षा क्या है? फिर सम्यक्तों की रक्षा, इनको देखकर मुझे अपना स्वरूप भाषित होने लगना चाहिए। अर्थात जैसे ये शुद्ध है वैसा मेरा स्वरूप अभी शुद्ध है। अभिव्यक्ति नहीं होगी, अभिव्यक्ति नहीं है, लेकिन स्वभाव इसी टाइप का है। ये विश्वास हमको उनको देखकर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अपन गाथा का पाठ करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहे हैं। उपादो पद्धंसो विज्जति जदि जस् एग समयम् समयस्य सो विसमो स्वभाव समवट्ठितो हवति एगं हि सन्ति समये संभवठिदि नास सन्निधाट्ठा समयस्य सर्वकालम् एष हि कालानुसभावो। इसका हिंदी पढ़ते हैं। एक समय में उत्पाद व्यय यदि काल द्रव्य में प्राप्त है तो काल द्रव्य स्वभावस्थित ध्रुव भावमय ही क्यों न हो। एक समय में उत्पाद व्यय ध्रुव नाम के जो अर्थ है वे सदा है, बस इसलिए कालानु का सद्भाव है। जैसे मैंने पहले कहा, यहाँ कालानु की सिद्धि करनी, अर्थात कालानु भी द्रव्य है, ये सिद्ध करना है। और जब द्रव्य की सिद्धि करनी होती है तो पहले उसका उत्पाद व्ययपना बताना पड़ता है, उत्पाद व्यय द्रव्यपना बताना पड़ता है। और जिसमें जिसमें पाया जाता है वो द्रव्य है। ठीक है, हाँ। और उसकी अनादि निरंता मतलब अनंतपना भी एक सिद्ध किया जाता है। देखो अपन पढ़ते हैं। उपादोपध्वंसो उपादोपध्वंसो विज्जति जदि। विज्जति मतलब क्या होता है? उपादोपध्वंसो उत्पाद और पध्वंस मतलब व्यय, उत्पाद और व्यय। उपादोपध्वंसो विज्जति जदि, यदि
यदि उत्पाद और व्यय जस एक समयमी, एक समय में हो रहा है। किसका हो रहा है अभी तक बात नहीं खोली। देखो सेकंड लाइन में समयस्स, समयस्स मतलब काल द्रव्य। तो काल द्रव्य का यदि उत्पाद और व्यय एक समय में हो रहा है, सो विषमो स्वभाव समवस्थितो भवति। तो समो अर्थात तो काल स्वभाव आया क्या? स्वभाव समवस्थितो अर्थात स्वभाव से अवस्थित होना चाहिए। क्यों न हो ऐसा प्रश्न किया है। क्यों नहीं हो सकता? अर्थात होता है। स्वभाव स्थित होता है मतलब क्या? अर्थात समय का, काल का कोई न कोई स्वभाव है, और स्वभाव द्रव्य के बिना नहीं पाया जाता। समझ में आ रहा है क्या? चलो, ये 142 का था। 143 की देखो। एगम्य संति समये, एगम्य एक समय में, संति मतलब होता है। एगम्य संति समये, समय अर्थात द्रव्य, एक समय की बात है, एक समय में होता है क्या? संभवठिधि नाश सन्निधाट्ठा, संभव ठिधि नाश। संभव मतलब संभव, ठिधि और नाश। संभव मतलब होता है द्रव्य। नहीं, आई एम सॉरी। संभव मतलब उत्पाद, ठिधि मतलब द्रव्य, और नाश मतलब व्यय। तो उत्पाद, व्यय और द्रव्य सन्निधा अट्ठा, और अट्ठा मतलब पदार्थ। तो कह रहे हैं एक समय में उत्पाद, व्यय, द्रव्य नाम के जो अर्थ है, समयस्स, फिर से द्रव्य किसमें? समयस्स मतलब काल द्रव्य में। सव कालम ऐस ही, सभी कालों में ऐसा पाया जाता है। अर्थात सव कालम ऐसा पाया जाता है। तो ऐस ही कालाणु सद्भावो, इसलिए कालाणु का सद्भाव मानना चाहिए। कालाणु मतलब काल द्रव्य का सद्भाव मानना चाहिए। समझ में आया? इतनी सी बात है, बहुत सरल बात है, लेकिन टीका अब गंभीरता लिए होने वाली है। न्याय की बात देखो, ये क्या है? जिसको वकीली अच्छी लगती है, तर्क देना अच्छा लगता है, न्याय की भाषा अच्छी लगती है, ये बात उसको बहुत, इसको लॉजिक्स बहुत पसंद आएंगे। देखो, यदि काल द्रव्य में एक समय में, हाँ बोलिए। कालाणु और समय, देखो अपेक्षा करनी पड़ेगी यहाँ पर। कालाणु मतलब काल द्रव्य, ये सरल बात है, ठीक है। लेकिन समय जो है ना, समय का अर्थ होता है सम अधिक अय। सम मतलब चहुओर से, समन्तात। अय मतलब परिणमना। ये इतना सा अर्थ है समय का। अब इस न्याय से समय का अर्थ क्या बन रहा है? समय मतलब छो द्रव्य बन रहा है, समय मतलब काल द्रव्य भी बन रही है, ठीक है। समय मतलब जिनवाणी भी कहते हैं, ये तो हुआ ही हुआ। प्लस समय मतलब काल द्रव्य की वो एक पर्याय, उसको भी समय कह रहे हैं। अब यहाँ पर कौन सा लेना? यहाँ पर कालाणु अर्थात वो समय यहाँ पर पर्याय के रूप में लेना। समझ में आ रहा है क्या? कालाणु की जो वृत्ति है वो एक समय की अवस्था, उसको यहाँ पर समय लेना। और एक समयस्स ऐसा शब्द आया ना, तो वहां पर काल द्रव्य लेना। समयस्स कह दिया तो काल द्रव्य,
और समयम्मी ऐसा कुछ आया तो समझ लेना वो काला मतलब पर्याय की तरफ संकेत है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये भाव उसका पकड़ लेना। आइए, यदि काल द्रव्य में एक समय में उत्पाद, अभी देखो दो बातें आ गई ना, यदि काल द्रव्य में एक समय में, अभी काल द्रव्य भी बताया और एक समय भी बताया। तो देखो पहले जो 142वीं गाथा है उसकी सेकेंड लाइन देखो, समयस्स बोल दिया है ना, समयस्स मतलब हो गया काल द्रव्य, और समो मतलब वो एक समय की पर्याय। ठीक है, समो स्वभाव समवठिदो भवति, हाँ, अर्थात काल द्रव्य में एक समय में उत्पाद और नाश पाया जाता है तो काल भी स्वभाव से अवस्थित है। नहीं, हाँ, वो दूसरा समो भी काल द्रव्य ही है और समयस्स ये भी काल द्रव्य है। ऊपर के लाइन में एक समयम्मी आया है तो वो समयम्मी है ना, वो हो गया एक काल द्रव्य की एक पर्याय। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़िए। समझ में आ रहा है ना सबको? प्रश्न क्या था, समय और काल द्रव्य एक है क्या? वैसे देखा जाए तो एक है, लेकिन समय काल द्रव्य की उसका अविभागी अंश भी कहा, मतलब हाँ, सबसे छोटा यूनिट काल का वो समय भी है, तो वो भी है। तो एक समयम्मी मतलब वो अविभागी अंश हो गया। ठीक है, और समयस्स मतलब काल द्रव्य हो गया। ठीक है, चलिए, इस प्रकार काल द्रव्य के प्रत्येक समय में उत्पाद व्यय और द्रव्य होते हैं, इसी से कालानुद्रव्य भी सिद्धि होती है। ये इस पैराग्राफ में 142 और 143 गाथा के दोनों के भाव को उन्होंने व्यक्त कर दिया। अब देखो इसकी टीका, अमृतचंद्र स्वामी की टीका इस गाथा के भाव को इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। समय काल पदार्थ की वृत्ति का अंश है। अब देखो, समय काल पदार्थ की वृत्ति का अंश है। काल पदार्थ काल द्रव्य, समय वो एक इकाई, और वृत्ति मतलब अनेक समयों की कड़ी, इसको वृत्ति कह रहे हैं। वृत्ति अपन क्या कहते हैं? वृत्ति यूजुअली अपन कहते हैं कि परिणाम, वृत्ति मतलब परिणाम। तो कह रहे हैं परिणामों की श्रृंखला, उसमें एक अंश वो समय है। ठीक है, वृत्ति का अंश, इसलिए फिर क्या कहेंगे उसको? वृत्त्यंश। थोड़ा सा गौर करना, अपन यूजुअली क्या करते हैं, वृत्ति मतलब एक अवस्था को अपन वृत्ति कहते हैं। यहाँ पर वो नहीं कहा है, यहाँ पर वृत्ति मतलब वो परिणामों की कड़ी, परिणामों की कड़ी मतलब एक के बाद एक जितनी भी अवस्था है वो अवस्थाओं का समूह, उसको वृत्ति कहा जा रहा है। और समय क्या है? इस कड़ी का एक पर्टिकुलर बिंदु, उसको समय कहा जा रहा है, अर्थात वो वृत्ति का अंश हो गया। तो वृत्ति का अंश संधि करेंगे तो वृत्त्यंश ऐसा शब्द बनता है। ठीक है, देखो जैसे अपनी ये 50, 60, 70 साल की जो पर्याय है, ये क्या हो गई? इसको अपन वृत्ति कहेंगे। 60 वर्ष का समूह है, राइट, और उसमें किसी पर्टिकुलर बिंदु 5 साल, 10 साल का या 15 साल का या 20 साल का, जो कोई एक पर्टिकुलर बिंदु अपन बाहर निकालते हैं और उसको अपन अवलोकन करते हैं, तो वो हो जाएगा वृत्त्यंश। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फिर से, समय काल पदार्थ की वृत्ति का अंश है, अर्थात वृत्त्यंश है। उक्त वृत्त्यंश अर्थात समय में किसी के भी उत्पाद और विनाश अवश्य संभवित है, क्योंकि समय रूपी वृत्त्यंश
परमाणु के अतिक्रमण के द्वारा उत्पन्न होता है, इसलिए कारण पूर्वक है। अब देखो तर्क क्या दे रहे हैं। समय को कैसे डिफाइन किया, कौन बताएगा? समय को डिफाइन कैसे किया या समय का नाप कैसे निकाला? ये पैराग्राफ में दिया है, आप ठीक से पढ़ो तो आपको वहां पर समझ में आएगा। देखो मैं फिर से पढ़ता हूं पैराग्राफ। हाँ देखो, समय काल पदार्थ की वृत्ति का अंश है अर्थात वृत्त्यंश है। उक्त वृत्त्यंश अर्थात समय में किसी के भी उत्पाद और विनाश अवश्य संभवित है, क्योंकि समय रूपी वृत्त्यंश परमाणु के अतिक्रमण के द्वारा उत्पन्न होता है, इसलिए कारण पूर्वक है। हाँ। बोलिए। हाँ क्या? बराबर बोलिए ना। हाँ 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 देखो, थोड़ा सा इसको ठीक करेंगे। एक परमाणु मंद गति से एक प्रदेश को उल्लंघन करके उसके बाजू वाले दूसरे प्रदेश पर जाने में जितना काल लगता है, उस काल को एक समय कहते हैं। अब देखो, समझाना है हमको काल, ठीक है, और समझा रहे हैं परमाणु के गति या गमन के रूप में, एक प्रदेश का उल्लंघन करके दूसरे प्रदेश पर पहुंचने के रूप में। तो यहां पर कह रहे हैं ये परमाणु का गमन जो है वो हो गया कारण, और कार्य क्या है? एक समय की सिद्धि। समझ में आया क्या? क्या सचमुच परमाणु के गमन से समय की सिद्धि हो रही है क्या? नहीं, समय की सिद्धि स्वयं अपने से है, अर्थात उस काल द्रव्य के माध्यम से स्वयं की सिद्धि है। लेकिन हमको कैसे समझाया जाए? तो हमको निमित्त रूप कारण बताया जा रहा है, परमाणु का गमन मंद गति से एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर, तो वहां पर एक समय की सिद्धि हो जाती है। समझ में आया? इसलिए कारण पूर्वक है, ये शब्द समझ में आया? कारण पूर्वक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि परमाणु का गमन नहीं हो तो समय की सिद्धि कैसे करेंगे, ये कहना था इनको। हालांकि परमाणु गमन करे अथवा नहीं करे, वो तो काल का जो छोटा अंश है वो समय है ही है। ओके ठीक है, परमाणु ने गमन ही नहीं किया तो काल का परिणमन होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये कारण पूर्वक है, अर्थात निमित्त कारण की अपेक्षा करता है। तात्पर्य यह है कि परमाणु के द्वारा आकाश के एक प्रदेश का मंद गति से उल्लंघन करना कारण है, और समय रूपी वृत्त्यंश उस कारण का कार्य है। उस कारण का कार्य है, वो परमाणु ने गमन किया, इसलिए कितना समय लगा? तो एक समय लगा बस, तो वो कार्य है। अर्थात दो द्रव्यों में ये निमित्त नैमित्तिक संबंध को घटाया है, लेकिन सचमुच काल द्रव्य स्वयं परिणमित होता है, पुद्गल का परिणमन स्वयं अपने आधार से है। ठीक है, उसका गमन या उसकी स्थिति वो स्वयं अपने आधार से है, लेकिन ऐसा निमित्त नैमित्तिक कथन शैली जिनागम में स्वीकृत है। फिर से तात्पर्य यह है कि परमाणु के द्वारा आकाश के एक प्रदेश का मंद गति से उल्लंघन करना कारण, और समय रूपी वृत्त्यंश उस कारण का कार्य, इसलिए उसमें किसी पदार्थ के उत्पाद विनाश होते रहना चाहिए। अर्थात ये क्या सिद्ध कर रहे हैं कि ये पहले समय से कुछ आगे बढ़ा ना, तो बड़ा मतलब क्या हुआ है? पहले का नाश हुआ है और नवीन का उत्पाद हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? तो काल द्रव्य में हुआ है क्या? हुआ है ना, कह रहे बस, तो यही हो गया। देखो, और एक यहाँ पर परमाणु का गमन करके ये क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं
कि पहले प्रदेश पर जो स्थिति थी उसका नाश हो गया और अगले प्रदेश पर जो अब स्थिति हो गई है उसका उत्पाद हो गया और परमाणु परमाणु रूप से कायम रहा है। तो परमाणु रूप से रहने दो या फिर वो काल द्रव्य भी काल द्रव्य रूप से कायम रहा है। तो कह रहे हैं ये हो गई उसकी सिद्धि, अर्थात उत्पाद और व्यय भी दिखाई दे रहा है। ओके, ठीक है। यदि अब यहां से तर्क चालू हो रहा है, ठीक है। अब तक क्या हो गया कि भाई उत्पाद विनाश हो रहा है, ये पहले लॉजिकली पहले अपने धारणा में बिठा दिया कि भाई हाँ, ये कोई भी पदार्थ है वो उत्पाद व्यय करने वाला ही होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, यदि कोई कहे मतलब यहाँ पर श्वेतांबर मत वाला जो कह रहा है उसकी अपेक्षा ही कथन कर रहे हैं, क्योंकि बाकी अन्य सब मत मान रहे हैं काल द्रव्य को। जैसे आपने कभी महाभारत का सीरियल देखा होगा तो कहता है ना, मैं काल हूं, ऐसा चलता है कि नहीं, चक्र चलता है तो चक्र काय का परिचायक था, वो काल का ही परिचायक था। तो ऐसा ही मतलब वो भी वहां पर स्वीकार कर रहे हैं। या समय से पहले भाग्य से अधिक, ये क्या है? तो वो कहीं ना कहीं काल की हयाती स्वीकार है, अर्थात भविष्य की भी बातें वो कह रहे हैं समय से पहले, अर्थात भविष्य में जो घटित होने वाला है वो भविष्य में निश्चित उस समय में घटित होगा, अर्थात उस समय की अवस्था में वो पड़ा है, ये हमको स्वीकार होना चाहिए। यदि कोई कहे किसी पदार्थ के उत्पाद नाश होने की क्या आवश्यकता है, उसके स्थान पर उक्त वृत्यांश को ही उत्पाद विनाश होते मान लो तो क्या आपत्ति है? अब क्या कह रहे हैं मालूम है क्या? चलो अपन ये पूरा पढ़ लेते हैं। कह क्या रहे हैं कि आप सभी पदार्थों के उत्पाद व्यय की बात क्यों कर रहे हो? बस ये परमाणु ने गमन कर लिया, पूर्व पर्याय का व्यय हुआ, नवीन पर्याय का उत्पाद हो गया, बस इसी वृत्यांश को तुम मान लो ना, काम हो गया। उत्पाद व्यय को क्या क्यों घटित करना है? तो ऐसा प्रश्न उपस्थित होने पर कहते हैं, क्या कहते हैं? और ये कब कहेंगे मालूम है क्या? कोई मात्र समय, वो पर्याय को बोलेगा ना, ये पर्याय है लेकिन द्रव्य नहीं है, काल की पर्याय है लेकिन काल द्रव्य नहीं है, ऐसा जो कहता है ना वो ही ये प्रश्न कर सकता है। हाँ, ठीक है। वो क्या कह रहा है? ये उत्पाद व्यय हो रहा है ना, होने दो ना, लेकिन उसके लिए पदार्थ की क्या आवश्यकता है, ये ऐसा तर्क है, ठीक है। हाँ, तो उसका उत्तर देखो, यदि ऐसा प्रश्न है कि उत्पाद विनाश हो रहा है, बस इतना ही बोल दो ना आप। पदार्थ के उत्पाद विनाश की क्या बात ला रहे हो? मतलब पदार्थ के आश्रित आप उत्पाद व्यय मत रखो, मात्र उत्पाद व्यय हो रहा है ये बोल दो, हमको ये स्वीकार है। समझ में आया क्या? ये इतना तर्क है। भाषा थोड़ी सी कठिन है लेकिन पकड़ने की कोशिश कीजिए, वैसे कठिन भी नहीं है, थोड़ा गंभीरता उपयोग लगाकर पढ़िए। ऐसा प्रश्न उपस्थित होने पर कहते हैं कि यदि उत्पाद और विनाश वृत्यांश के ही माने जाए, वृत्यांश मतलब क्या? वो एक समय की इकाई में ही उत्पाद व्यय मानो, तो क्या तकलीफ आएगी? कौन बताएगा? आगे पढ़े बिना मान लो अपनी एक समय की अवस्था है, उस अभी अवस्था बोल रहा हूं, ये एक समय है, इसमें ही उत्पाद और नाश मान लो, क्या प्रॉब्लम आएगी? वो किसी द्रव्य के आश्रित नहीं है, बस ये एक समय में उत्पाद व्यय दिखाई दे रहा है, तो इतना ही मान लो, क्या प्रॉब्लम आएगी? तो चलो मैं बताता हूं। ये कह रहे हैं कि उत्पाद और नाश ऐसा कैसा? एक ही समय में उत्पाद, उसी समय में नाश, ऐसे कैसे हो सकता है? तो कह रहे हैं अगर द्रव्य के आश्रित नहीं मानोगे तो तकलीफ ये होगी कि एक ही पर्याय का एक समय में उत्पाद और उसी समय में व्यय, ऐसा संभव ही नहीं ना। दोनों विरोधी बातें संभव नहीं है। जैसे मैं गया और आया,
हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जैसे दिन भी है रात भी है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। दो विरोधी बातें एक साथ नहीं हो सकती। उसी प्रकार या तो मैं गया या तो मैं आया, राइट? तो उसी प्रकार यहां पर कह रहे हैं जाना आने सापेक्ष है और आना जाने सापेक्ष है। दिन रात्रि के सापेक्ष है, रात्रि दिन के सापेक्ष है। उसी प्रकार उत्पाद व्यय के सापेक्ष है और व्यय उत्पाद के सापेक्ष है। इसका मतलब पूर्व पर्याय का व्यय होना चाहिए और नवीन पर्याय का उत्पाद होना चाहिए। तुम यदि कहोगे एक ही पर्याय का उत्पाद और उसी पर्याय का व्यय एक समय में हो रहा है, तो ये बैठती नहीं ना बातें। ये यहां पर तर्क दे रहे हैं। बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा उपयोग देकर भाषा को पकड़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है? मैं जानता हूं आप थके भागे होंगे, लेकिन उपयोग दोगे तो आपको आनंद आएगा। नहीं उपयोग दोगे तो आपको फल नहीं मिलेगा, और फल चाहते हो तो यहाँ पर 100% समर्पण जरूरी है। प्रयास करो, उपयोग को एकत्रित करो, और जीव सामर्थ्य से विहीन नहीं होता है। मैं थका हूं इस कल्पना से परे हो जाओ, मुझे समझना है, ऐसी दुर्दम्य इच्छा शक्ति से बैठो तो आपको लाभ होगा। समझ में आ रहा है क्या? बहुत चेतना पूरी इकट्ठित करो और सुनो इस विषय को, बहुत आनंद आएगा। देखो क्या कह रहे हैं फिर से, ऐसा प्रश्न उपस्थित होने पर कहते हैं कि यदि उत्पाद और विनाश वृत्यांश के ही माने जाए, वृत्यांश मतलब वो समय का ही मानो, एक समय में उत्पाद उसी समय में व्यय, तो फिर प्रश्न होता है उत्पाद विनाश एक साथ होते हैं या क्रमशः होते हैं? प्रश्न इसने किया है। क्या किया? ये तुम्हारा जो उत्पाद विनाश हो रहा है एक साथ हो रहा है या एक समय में उत्पाद अगले समय में विनाश, ये चर्चा अपनी हुई है, पहले चर्चा हुई है, आपको रिकलेक्ट करनी पड़ेगी। तो एक समय में उत्पाद या अगले समय में व्यय, ऐसा है, या एक ही समय में उत्पाद व्यय हो रहा है? तो यदि तुम कहोगे एक समय में उत्पाद व्यय, तो ये पॉसिबल नहीं है। और यदि तुम कहोगे कि उत्पाद एक समय में व्यय अगले समय में है, तो कह रहे हैं तकलीफ हो जाएगी ना। एक समय में उत्पाद और अगले समय में व्यय हो गया, फिर अगले समय में कुछ भी नहीं है ना, फिर कुछ भी नहीं मतलब द्रव्य का अभाव का प्रसंग आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? व्यय जब कहोगे उस समय में द्रव्य के अभाव का प्रसंग आएगा, और फिर तुम उत्पाद कहोगे उसके अगले समय में, जिसका अभाव हो गया है, फिर कौन से द्रव्य का उत्पाद कहोगे? समझ में आया? देखो फिर से अब पढ़ते यहाँ पर, एक साथ तो घटित नहीं हो सकते, क्योंकि एक साथ मतलब उत्पाद और विनाश एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि एक ही समय में एक के परस्पर विरोधी दो धर्म नहीं होते। परस्पर विरोधी दो धर्म मतलब दिन और रात एक साथ नहीं हो सकते, जाना और आना एक साथ नहीं हो सकता, या तो जाना होगा या तो आना हो सकता है, बराबर है कि नहीं? उसी प्रकार परस्पर विरोधी दो धर्म एक साथ नहीं हो सकते एक समय में। ओके, आगे, यदि क्रमशः होते हैं, पहला तर्क का खंडन किया, अब दूसरा तर्क दे रहे हैं। क्योंकि जब भी तर्क पूछा जाता है कि ये उत्पाद व्यय एक साथ होता है या क्रमशः होता है, ऊपर आया है ना, तो वहां पर ना अपने ज्ञान में इमीडिएटली उत्पाद व्यय लिखना क्रमशः और एक साथ। अभी क्रमशः के जगह पर क्या होगा पॉसिबिलिटी, और एक साथ के साथ में क्या पॉसिबिलिटी है, एंड ये पॉसिबिलिटी रियल है या अनरियल है, इतना आपने को डिसाइड करना है। ये इस प्रकार से ना आप चार्ट तैयार करके ये सुनोगे ना, तो आपको बहुत आनंद आएगा इसमें। चार्ट तैयार करो, ऐसे पढ़ते पढ़ते आपने को कदाचित समझता नहीं है, तो चार्ट तैयार करेंगे ना, अपने आप समझने लग जाता है कि क्या कह रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप सुनिए, थोड़ा समझिए। ये कोई मतार्थी ने क्वेश्चन किया है, क्या आप समय का वृत्यांश मानो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अर्थात उत्पाद व्यय वाला समय मानो, हमको प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन उसके लिए पदार्थ की क्या जरूरत है, ये उसका प्रश्न है। मेन प्रश्न इस प्रकार है। तो अब उसका समाधान आचार्य देव स्वयं दे रहे हैं। कह रहे हैं कि यदि तू कहता है कि उत्पाद नाश हो रहा है, तो मुझे एक बता कि उत्पाद और व्यय एक साथ हो रहा है उस वृत्यांश का, या एक समय में उत्पाद हो रहा है और अगले समय में व्यय, मतलब क्रम से हो रहा है, क्या हो रहा है? तो यदि एक साथ हो रहा है तो कह रहे हैं कि ऐसा दो परस्पर विरुद्ध बातें एक साथ एक ही समय में नहीं हो सकती है। वो उसी पर्याय का उत्पाद और उसी पर्याय का उसी समय में व्यय हो नहीं सकता। ये पहला तर्क हो गया। तो पहला तर्क निकल गया। अब दूसरा तर्क के ऊपर आ गया, क्रमशः के ऊपर। तो क्रमशः के ऊपर कह रहे यदि क्रमशः होगा, अब ये पढ़ते हैं, यही प्रश्न था या अलग कुछ प्रश्न था? ओके, हाँ, अब आगे, अब दूसरा तर्क, यदि क्रमशः कहते हो तो ये उसका खंडन करना है आचार्य देव को। तो खंडन की अपेक्षा ये बात चलती, यदि कहा गया भाई, हाँ, यदि क्रमशः होते हैं यह कहा जाए तो क्रम नहीं बनता, क्योंकि वृत्यांश के सूक्ष्म होने से उसमें विभाग का अभाव है। इसलिए वृत्तिमान की खोज की जानी चाहिए। क्या कह रहे, वृत्यांश क्या है, उसका अंश नहीं होता। और यदि तुम उत्पाद और व्यय, ये दो भाग अलग अलग करोगे समय के, अर्थात एक समय में उत्पाद भी होना चाहिए, एक समय में व्यय भी होना चाहिए और एक समय में द्रव्य भी होना चाहिए। ये तीनों बातें एक समय में होनी चाहिए। हाँ, मतलब समय मतलब उस वृत्यांश में होनी चाहिए। यदि तुम उस वृत्यांश के कहोगे ये वृत्यांश उत्पाद वाला, अगला वृत्यांश व्यय वाला, तो तुमने क्या किया है मालूम है? तुमने उस वृत्यांश के अर्थात समय के जो अविभागी है उसके विभाजन किया है, और जो कि होता नहीं है, इसलिए तुम्हारी बात तर्क संगत नहीं है। बात समझ में आ रही क्या? क्या क्या किया उन्होंने? वृत्यांश अविभाज्य अंश है। जब अंश कह रहे हैं जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता, उसको उत्पाद या मात्र व्यय के रूप में आप विभाजित कैसे कर रहे हो? नहीं कर सकते। ये यहां पर तर्क दिया जा रहा है। देखो फिर से, यदि क्रमशः होते हैं यह कहा जाए तो क्रम नहीं बनता, क्योंकि वृत्यांश के सूक्ष्म होने से, सूक्ष्म मतलब हाँ, उसका विभाजन नहीं हो सकता, इतना ही समझे। सूक्ष्म होने से उसमें विभाग का अभाव है। इसलिए वृत्तिमान, वृत्तिमान मतलब क्या? द्रव्य वृत्तिमान की खोज की जानी चाहिए। अर्थात वो वृत्यांश किसके आश्रित है, कौन है उसका, उसको धारण करने वाला कौन है, वो देखो। तो वृत्यांश किसी वृत्तिमान के आश्रित ही होना चाहिए, उसकी खोज की जानी चाहिए। और वृत्तिमान और कोई नहीं, काल पदार्थ ही है। अर्थात बात सिद्ध हो रही है कि मात्र वृत्यांश मानने से काम नहीं होगा। वृत्यांश किसका? ये लड़का किसका? माता पिता के बिना ये लड़का हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है क्या? वैसे ये वृत्यांश किसी वृत्तिमान का होना ही चाहिए। तुम ऐसे बिना वृत्तिमान के वृत्यांश बोल नहीं सकते। ये बात यहां पर सिद्ध कर रहे हैं। इतनी बात क्यों कर रहे हैं मालूम है? बस वो श्वेता, हाँ भैया बोलिए। वो श्वेतांबर मत मान रहे हैं कि ये वृत्यांश वे काल समय को मान रहे हैं, अर्थात वो पर्याय को मान रहे, काल द्रव्य को नहीं मान रहे हैं। और इसलिए ये बात सिद्ध करनी पड़ रही है। समय को मान रहे और काल द्रव्य को क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि वो अप्रदेशी है। नास्ति काय कह दिया ना, तो नहीं है, ऐसा वो अर्थ कर रहे हैं। नास्ति के रूप में वो कह रहे कि द्रव्य ही नहीं है, पर्याय है लेकिन द्रव्य नहीं है, ये कह रहे हैं वो। शब्दशः शब्दम लेच हुए, इन शॉर्ट शब्दम लेच, नास्ति काय कहकर नहीं है।
जबकि नास्तिकाय कहकर क्या कहना था भाई, एक प्रदेशी काल द्रव्य है। ओके, देखो शब्दों में से ही विपर्यास किया गया है और कुछ नहीं किया गया है। जितने भी मत मतांतर खड़े होते हैं शब्दों का भाव नहीं समझने से होता है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है हम सब पर, आपको इसका मतलब परिज्ञान हो रहा होगा कि अर्थ का अनर्थ होने में कितना सा देर लगता है, बस उसके अर्थ को अलग प्रकार से पकड़ने में कितना देर जाता है। ठीक है, हाँ जी। अब ना आप शांति से ना ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लेना, आपको अपनी जो चर्चा हुई ना एकदम परफेक्टली समझ में आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा गया, हाँ, उस काल में पदार्थ को वस्तुतः एक वृत्यांश में भी उत्पाद और विनाश होना अशक्य नहीं है। अब ये दूसरी बात कह रहे हैं, पदार्थ अगर होगा तो वृत्यांश में उत्पाद और नाश दोनों एक साथ पाए जा सकते हैं। अशक्य नहीं है मतलब शक्य है, क्योंकि जिस वृत्तिमान मतलब द्रव्य के जिस वृत्यांश में अर्थात वो समय में उस वृत्यांश की अपेक्षा जो उत्पाद है वही उत्पाद किसी वृत्तिमान के उसी वृत्यांश में पूर्व वृत्यांश की अपेक्षा से विनाश है। अब ये आपको भाषा बहुत मुश्किल गई, इतनी सी बात है कि पूर्व पर्याय का वर्तमान में नाश है और वर्तमान पर्याय का उस द्रव्य में सद्भाव पाया जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? और कोई बड़ी बात नहीं, फिर से पढ़ते देखो। उस काल पदार्थ को वस्तुतः एक वृत्यांश में भी उत्पाद और विनाश होना अशक्य नहीं है, अर्थात उत्पाद और व्यय दोनों उस वृत्यांश में पाए जाते हैं, क्योंकि जिस वृत्तिमान मतलब जिस द्रव्य के जिस पर्याय में उस पर्याय की अपेक्षा जो उत्पाद है वही उत्पाद उसी द्रव्य के उसी पर्याय में पूर्व पर्याय की अपेक्षा से विनाश है। अब समझ में आया क्या? वो वृत्यांश के जगह पर डाल दीजिए पर्याय और वृत्तिमान की जगह पर डाल दीजिए द्रव्य। अब आपको ये बात पूरी समझ में आएगी। अर्थात यहाँ पर कह रहे उत्पाद व्यय एक ही समय में है, क्योंकि पहली पर्याय का नाश और वर्तमान पर्याय का उत्पाद वो एक ही समय में, समय भेद नहीं है वहां पर। ठीक है, ओके। यदि इस प्रकार उत्पाद और विनाश एक वृत्यांश में भी संभव है तो फिर काल पदार्थ निरन्वय कैसे हो सकता है? निरन्वय मतलब क्या? कौन बताएगा? निरन्वय मतलब क्या? निरन्वय मतलब क्या? अन्वय मतलब द्रव्य। हाँ, होने रूप तो है ही। अन्वय मतलब द्रव्य, ओके। और अन्वय का अंश वो निरन्वय है। तो कह रहे हो काल निरन्वय कैसे कह रहे हो? वो समय अन्वय के आश्रित ही है। समझ में आ रहा है क्या? बस वो आश्चर्य गाथा के भाव को वहां पर कोरिलेट करना। यहाँ पर स्वामी जी के प्रवचन में वो बात आई है, अपन वहां पर पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। देखो आगे बढ़ते हैं। निरन्वय कैसे हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता। पहले और बाद के वृत्यांशों की अपेक्षा युगपत विनाश और उत्पाद को प्राप्त होता हुआ भी काल द्रव्य स्वभाव से अविनष्ट और अनुत्पन्न होने से अवस्थित ही है। अब क्या सिद्ध कर रहे हैं? अब काल द्रव्य था, है, रहेगा, ऐसे। ठीक है, पहले और बाद के वृत्यांश की अपेक्षा युगपत विनाश और उत्पाद को प्राप्त होता हुआ
भी काल द्रव्य स्वभाव से अविनष्ट है, अर्थात द्रव्यपना घटित कर रहे। और देखो द्रव्यपना भी उसी समय में है, अविनष्ट और अनुत्पन्न होने से अवस्थित है। अवस्थित मतलब क्या? द्रव्यपना, ठीक है, स्थिर है, ध्रुव ही है। इस प्रकार ध्रुव मतलब द्रव्यपना, द्रव्यपना, ध्रुव मतलब त्रिकाली ध्रुव वाला नहीं लेना, ध्रुव मतलब द्रव्यपना। द्रव्यपना मतलब उस पर्याय में उत्पाद भी पाया जा रहा है, व्यय भी पाया जा रहा है और द्रव्यपना भी पाया जा रहा है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। सत मतलब क्या? सत्ता मात्र है। उस पर्याय में ये तीनों चीजों की एक साथ हयाती पाई जा रही है। समझ में आ रहा है? ये कौन सी गाथा में आया था ये सब चर्चा, कौन बताएगा? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। होमवर्क होमवर्क पढ़ लेना। मेरे ख्याल से 93 या 87, दो में से एक होनी चाहिए, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं। उत्पाद व्यय को प्राप्त होता हुआ भी काल द्रव्य स्वभाव से अविनष्ट और अनुत्पन्न होने से अवस्थित ही है, ध्रुव ही है। इस प्रकार काल पदार्थ एक वृत्यांश में उत्पाद व्यय द्रव्य वाला सिद्ध होता है। आ गई क्या? क्या ये इतनी गाथा क्यों कह रहे हैं? काल द्रव्य की द्रव्यपने से सिद्धि करने के लिए। क्यों? क्योंकि कोई मत ऐसा है कि काल द्रव्य को द्रव्य मान नहीं रहा है, तो मान नहीं मानो कह रहे हैं। काल द्रव्य मान लो, अपन काल द्रव्य को नहीं माने तो क्या तकलीफ आएगी? कौन बोलेगा? अपन रोज चर्चा कर रहे हैं, काल द्रव्य को हम नहीं मानेंगे और हमारा कार्य हो रहा है ना, परिणाम ना हो रहा है, होने दो। तो काल द्रव्य नहीं है ऐसा मानेंगे तो क्या तकलीफ होगी? वेरी लॉजिकल आंसर इतना ही है। काल द्रव्य नहीं है तो इस द्रव्य को परिणमाने में निमित्त कौन है? निमित्त चाहिए ही चाहिए, निमित्त के बिना काम होता ही नहीं है। देखो अलंग्य शक्तिर्भवितव्यतेयम् हेतुर्द्वयाविष्कृत कार्यलिंगा। क्या कह रहे? अलंग्य शक्तिर्भवितव्यतेयम् हेतुर्द्वयाविष्कृत कार्यलिंगा। अनीश्वरो जंतुरहं क्रियार्थ संहत्य कार्येषु इति साधुवादी। बराबर है ना? मिति साधुवादी। कहने की बात इतनी है, अलंग्य शक्तिर भवितव्यतेयम हेतुद्वया। हेतुद्वया मतलब क्या? हेतुद्वय मतलब क्या? कौन बोलेगा? दो हेतु से कार्य हो रहा है और यह अलंग्य शक्ति है कह रहे। तो हेतुद्वय कहकर यही तो कहना चाहते, उपादान और निमित्त। समझ में आ रहा है क्या? तो निमित्त चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं चाहिए। उपादान है, बात सही है, उपादान ही काम कर रहा है, बात सही है, पूरी मेहनत उसी द्रव्य में हुई है, लेकिन निमित्त हाजिर होना ही चाहिए, साक्षीभूत पदार्थ चाहिए ही चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, पूरी न्याय व्यवस्था इस साक्षी के बल पर खड़ी है। साक्ष्य की वैल्यू कितनी आप देखो तो सही। साक्ष्य मात्र था, जैसे गांधी जी को गोली मारी गोडसे ने, तो सबको मालूम है गोली मारी, अखबार में छपा है गोली मारी, लेकिन अखबार में जो छपकर आया और वो मैंने पढ़ा, और वो पढ़ा हुआ कहा कि मैंने पढ़ा है, कहा मैंने देखा है, कहा देखा, अखबार में देखा है, तो ये साक्ष्य नहीं मानी जाएगी। आंखों देखी, वहां पर हाजिरी चाहिए। वो पेपर में पढ़ा हुआ वो मुझे बिल्कुल नहीं, मतलब वो साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? चलिए, इतनी चर्चा क्यों? निमित्त कितना जरूरी है। तो काल द्रव्य ये हमको स्वीकार करना पड़ेगा।
काल द्रव्य नहीं मानेंगे तो कार्य या परिणमन घटित ही नहीं होगा, ये कह रहे हैं। प्रत्येक द्रव्य के ऊर्ध्व प्रचय में निमित्त काल द्रव्य है। आहा, मजा आ गई, मजा। हाँ, कैसी विचित्र बात है ना, हमारा परिणमन हमारे आश्रित, और ऐसे होते हुए काल द्रव्य की हयाती स्वीकार करनी पड़ रही है। ठीक है, चलिए। कोई कहे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, हमारा परिणमन हमारे आश्रित। हाँ, तो तुम्हारा परिणमन तुम्हारे आश्रित है, ऐसा होते हुए काल द्रव्य है, ये मानो। ठीक है, आगे। जिस प्रकार काल पदार्थ के एक वृत्यांश में उत्पाद व्यय द्रव्य होते हैं, उसी प्रकार काल द्रव्य के सभी वृत्यांशों में उत्पाद व्यय द्रव्य पाए जाते हैं। यह बात युक्ति संगत है। देखो, किसने देखा, प्रश्न करेगा कोई, युक्ति से सिद्ध हो रही है। अगर एक में ये बात हो रही है तो सभी में ये बात होगी। जैसे दूध है, दूध में से मलाई निकाली, मलाई में से घी निकाला, तो कह रहे अगर मलाई से, इस मलाई से घी निकला ना, तो जहां जहां मलाई है वहां वहां घी दिखाई देना चाहिए। ये युक्ति संगत हो गई बात, युक्ति संगत। अर्थात हर बार जब भी मलाई निकलेगी उसमें से मैं घी निकाल सकता हूं, ये युक्ति संगत बात हो गई। उसी प्रकार यहां पर कह रहे एक समय में तुम्हें काल द्रव्य के वृत्यांश में उत्पाद व्यय द्रव्यपना मिल रहा है, तो हर बार जब भी काल द्रव्य दिखाई देगा उसके वृत्यांश में तुम्हें उत्पाद व्यय द्रव्यपना दिखाई देना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? ये अनुशेष न्याय है, मतलब ये सिद्धि होती है। एक में है तो बाकी सब में है। इसलिए देखो, हम कहते हैं ना, कौन करता है, तो एक जन ने करके दिखाया ना, इसने करके दिखाया, अब सबको करने की सामर्थ्य ये सिद्ध हो जाता है। जैसे एक जन ने सब में तो प्रकट किया ना, आज के काल में कौन करता है, ये कौन छोड़ के रहता है, कौन शुद्धि का भोजन करता है, देखो ये जीव कर रहा है, तो तुम भी कर सकते हो, ये बात सिद्ध होती है। समझ में आ रहा है क्या? ये युक्ति इसको कह रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी भी, तुम में और उसमें कुछ भी फर्क नहीं। वो भी पंचम काल का, तुम भी पंचम काल के, वो भी इंसान है, तुम भी इंसान हो, वो भी अपना जीवन जी रहा है, तुम भी जीवन जी रहे हो, वो भी खा रहा है, तुम भी खा रहे हो। तो ये सब बातों में अगर दिखाई दे रहा है तो फिर तुम्हारा उसका अनुसरण करना युक्ति संगत ही दिखाई देता है। ठीक है, चलिए, क्योंकि समय हो गया है, चलिए रुक जाते हैं, कल अपन विषय को आगे बढ़ाएंगे। ये सब बातें बहुत अच्छी लगने लगेगी। ठीक है, चलिए।